ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हमारी बड़ी मुहिम, बड़ा कैंपेन चल रहा है। हमने पहले वैक्सीनेशन पर बातचीत की, हमने मास्क पर बातचीत की, आपको मास्क के फायदे के बारे में बताया और ये भी तस्वीरें दिखाई कि किस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे हैं और ये स्थिति बेहद खतरनाक हो सकती है। लेकिन अब बातचीत होगी लॉकडाउन की। सवाल ये कि क्या मौजूदा परिस्थितियों में जब कोरोना संक्रमण की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी है तो लॉकडाउन ही क्या आखिरी रास्ता है? क्या लॉकडाउन के बीच कोरोना की रफ्तार नहीं रुकेगी? क्या कोई और विकल्प नहीं है? हम इस पर बातचीत करेंगे। देश में कोरोना की रफ्तार टॉप गियर में है। एक और वैक्सीनेशन चल रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना की स्पीड डरा रही है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प है? महाराष्ट्र में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है, पंजाब में तेजी से पांव पसार रहा है कोरोना, तो देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के आंकड़े दहला रहे हैं। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि देश में एक बार फिर से लॉकडाउन का भयावह दौर लौटने वाला है। जिन राज्यों में कोरोना के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं उनमें महाराष्ट्र का नंबर सबसे ऊपर है। यहाँ कई शहरों में लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू के बाद भी हालात संभल नहीं रहे। देश में कोरोना के 56,000 नए मरीज सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 31,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। देश के कुल कोरोना केस का आधे से ज्यादा महाराष्ट्र में केस सामने आया है। मुंबई में 5,888 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कहर को कम करने के लिए सरकार को कई शहरों में सख्ती करनी पड़ी है। औरंगाबाद में लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन 30 मार्च से 8 अप्रैल तक चलेगा। नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है। बीड में भी प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन 26 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। परभणी में 24 मार्च से 31 मार्च तक लॉकडाउन लागू है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में 28 मार्च की रात से धारा 144 लगा दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। कर्फ्यू उल्लंघन पर 1,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है। मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना है। बीएमसी के अधिकारी गाइडलाइंस तोड़ने पर सख्ती कर रहे हैं। साफ है, एक साल पहले मार्च 2020 में कोरोना अटैक के वक्त के हालात फिर से नजर आने लगे हैं। एक बार फिर कोरोना का वायरस सिर उठाने लगा है। कोरोना की इस ताजा लहर में कई तथ्य ऐसे हैं जो डराने वाले हैं। इनमें सबसे अहम है भारत में कोरोना की डबल म्यूटेंट और वेरिएंट का पाया जाना। इरेडिकेट वही चीज़ हो सकती है जो खाली जिसका एग्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग में हो, तो कोई स्ट्रैटेजी लगा के हम कर लेते हैं। जैसे स्मॉल पॉक्स को या पोलियो को इसलिए इरेडिकेट कर दिया क्योंकि उसका सर्वाइवल केवल ह्यूमन बीइंग में होता था। इसके लिए तो थ्योरी अभी ये चल रही है कि ये जंप मार के आया है एनिमल किंगडम से। महाराष्ट्र के अलावा पंजाब, दिल्ली और केरल में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक दिन में पंजाब में कोरोना के 2914 नए मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में एक दिन में 2323 नए मरीजों का पता चला है। गुजरात में कोरोना के 2300 नए मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में भी एक दिन में 1900 कोरोना केस का पता चला है। साफ है, लोगों की बेफिक्री की वजह से देश के कई शहरों में कोरोना के मामले तेजी से छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे सख्त कदम उठाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रह गया है। देश भर में राज्य सरकारें कोरोना को रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन लोगों का सहयोग कम होने की वजह से कोशिशें अंजाम तक नहीं पहुंच पा रही। छोटे शहरों में भी हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहे तो फिर लोगों को सख्ती के लिए तैयार रहना होगा। कोरोना की रोकथाम के लिए नाइट कर्फ्यू को दिन में भी जारी रखा जा सकता है। होम क्वारंटीन के नियमों पर सख्ती हो सकती है। जरूरत पड़ने पर पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान हो सकता है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कोरोना पर मंथन के बाद अधिकारियों को पूर्ण लॉकडाउन के विकल्प खुले रखने के आदेश दिए हैं। माना जा रहा है कि लोग कोरोना के कायदों का सही तरीके से पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को सख्त कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। पिछले साल हमने तस्वीरें देखी थी जब बाजार बंद हो गए थे, सड़कों पर सन्नाटा पसर गया था, लोग अपने घरों में कैद रहने के लिए मजबूर हो गए थे। सवाल ये कि क्या एक बार फिर हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं?
डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको दिखाना जरूरी है। कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से देश के अलग अलग राज्यों में कैसे हालात बिगड़ते जा रहे हैं, पाबंदी लगाई जा रही है। एक ग्राफिक्स के जरिए मौजूदा स्थिति हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले महाराष्ट्र से शुरुआत, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावित यही राज्य है। 27,918 नए केस सामने आए, 139 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद महाराष्ट्र में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। मुंबई, पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नासिक में बाजार के लिए 5 रुपए का टिकट और अगर आप देर करते हैं तो 500 रुपए का फाइन भी होगा। मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए का जुर्माना महाराष्ट्र में ये तय कर दिया गया है। चलिए दूसरे राज्य गुजरात की ओर बढ़ते हैं। 2220 नए केस सामने आए, 10 लोगों की मौत हो गई है और इसके बाद 15 अप्रैल तक 4 शहरों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, यानी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज बंद रखने का फैसला ले लिया गया है। मध्य प्रदेश का रुख करते हैं। 2173 नए केस सामने आए, 10 लोगों की मौत हो गई है। 8वीं तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं। इंदौर समेत 7 शहरों में संडे को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है ताकि लोग बेकाबू होकर बाहर ना निकलें। महाराष्ट्र से आने पर 7 दिन क्वारंटीन, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फिलहाल प्रभावित है कोरोना संक्रमण से। पंजाब में 2188 नए केस सामने आए, 64 लोगों की यहां पर मौत हुई है। 10 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज पूरी तरीके से बंद रखने का यहां पर फैसला पहले ही ले लिया गया। 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, जो अभी भी चल रहा है। मॉल, सिनेमाघरों में पाबंदी जारी है, यानी वहां पर नियम बेहद सख्त कर दिए गए हैं। दिल्ली, देश की राजधानी, 992 नए केस सामने आए, 4 लोगों की मौत हुई। 6 दिन में 800 नए कंटेनमेंट जोन बन गए हैं, जो कि राजधानी दिल्ली में किस तरीके से स्थिति गंभीर है इसको दर्शाता है। शादी समारोह के लिए कड़ी पाबंदी है, अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, ये फैसला ले लिया है सरकार ने और आगे जब स्थिति सुधरती है तो इस पर विचार होगा। स्टेशन, एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग की व्यवस्था कर दी गई है ताकि किस तरीके से कोरोना संक्रमण आगे बढ़ रहा है, कहां तक उसका फैलाव है, उसका पता लगाया जा सके। यूपी, देश का बड़ा राज्य, 918 केस, 8वीं तक के स्कूल बंद हैं। टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो ये अलग अलग राज्यों की स्थिति है। डॉक्टर एम वली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर एम वली, ये जो आंकड़े और जो तस्वीरें हमने दिखाई हैं, क्या एक बार फिर से सीधा सवाल यही है कि ये स्थितियां इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि लॉकडाउन का ऐलान फिर से हो सकता है? हाँ बिल्कुल, मैं आपके चैनल को एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और आप जिस तरह से लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं लॉकडाउन की तरफ, और लॉकडाउन इमिनेंट है, ये बिल्कुल सही वर्ड है। इमिनेंट का मतलब नागहानी आफत की तरह ये जंप कर सकता है। अभी डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक वर्ड बोला, जंप। ये जंप बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है कल से, जब से WHO की रिपोर्ट आई है। तो ये जंप कहाँ करेगा, ये इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से जंप मारेगा ये हम इसका पता नहीं लगा सकते। और जिस तरह से लापरवाही, मैं कहने में इसमें संकोच नहीं करता हूँ, लोगों की लापरवाही चल रही है। कोरोना से डर निकल गया है और ये समझ रहे हैं हम कि वैक्सीन लगवा लिया अब कुछ नहीं होगा, वैक्सीन आ गया है अब कुछ नहीं होगा। ये सब चीजें इसका इलाज नहीं है। ये कोरोना बहुत चालाक, शातिर और खतरनाक वायरस है। ये अपना रंग बदल रहा है, अपना लेकिन डॉक्टर साहब, डॉक्टर वली साहब, एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि एमिनेंट हो जाएगा मौजूदा परिस्थितियों में लॉकडाउन, लेकिन लॉकडाउन क्या इलाज है? लॉकडाउन क्या एकमात्र रास्ता है कि हम कंट्रोल कर सके? नहीं, एकमात्र रास्ता ये है कि ये सजा है हमारी, रास्ता नहीं है। ये सजा है लापरवाही की जो हमको भुगतनी पड़ेगी। अभी एक जो स्वीट का जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो मैं सुन रहा था, उनको 20,000 करोड़ रुपए का उनका नुकसान हुआ है इस कोरोना की वजह से। तो अगर हमारे कारोबार को, हमारे जो बॉम्बे तो खैर आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, हमारी फाइनेंशियल कैपिटल है, अगर उसमें बिजनेस लोगों को इस हिसाब से डूबेंगे, नुकसान होगा, तो हमारे लिए डिसिप्लिन होने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। तो इमिनेंट तो डेंजर है ही। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आता हूं लौटकर। सर पे लटकती हुई तलवार, ठीक है, ये सजा है। अगर लॉकडाउन लगता है तो जाहिर सी बात है ये लोगों के लापरवाहियों की सजा है। टीएस सिंहदेव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन पर। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति और साथ ही लोगों की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं। जो आंकड़े और जो तस्वीरें आ रही हैं, आपकी सरकार क्या कवायद कर रही है ताकि लोगों को सचेत किया जा सके, लापरवाहियों पर लगाम लगाई जा सके? लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार सबसे पहले लोगों से आग्रह करना चाहेगी कि इस स्थिति की गंभीरता को समझे
टीकाकरण के बाद आप कोरोना से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं। उसका प्रभाव ही 70 दिन बाद आएगा, और 70 दिन बाद भी आया तो 80%, 70% लोगों हो सकता है बाकियों को इम्यूनिटी बनाए, और इस दरमियान आप संक्रमित भी हो सकते हैं टीका लगने के बाद। हालांकि ये भी सच्चाई है कि उसकी गंभीरता और मृत्यु के चांसेस नहीं के बराबर होंगे। गंभीर संक्रमण और मृत्यु के चांस टीकाकरण के बाद नहीं के बराबर हो जाएंगे। इन परिस्थितियों में लंबे चलने वाले संक्रमण में इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमको वो सारी बातों की एहतियात के रूप में और अनिवार्य रूप से अब तो अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा, जिसे हम हाथ धोने की बात कहते हैं, शारीरिक दूरी की बात कहते हैं, मास्क पहनने की बात कहते हैं, भीड़ की जगहों से बचने की बात कहते हैं। इन बातों को अनिवार्य रूप से आने वाले कम से कम 2021 तक अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। टीएस जी, आपके राज्य में छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का ऐलान वहां पर उसके लिए निर्देश भी जारी किए गए हैं। क्या आप मानते हैं कि ऐसी स्थिति आ सकती है अगर लोग लापरवाही बरतते रहे कि लॉकडाउन की ओर भी बढ़ सकता है राज्य और साथ ही देश? लॉकडाउन अंतिम विकल्प है। हमारा सबसे ज्यादा संक्रमण का समय जो था वो सितंबर महीने का था, और उसमें अधिकतर 18-19% तक भी संक्रमण प्रतिशतता गई थी। कल के जो आंकड़े आए हैं वो 11.27 के हैं। तो सीमित क्षेत्र में गंभीर स्थितियां, जहां की संक्रमण का प्रतिशत 20 से ऊपर है, 25 से ऊपर है, यहां पर हमको बहुत ज्यादा सतर्कता देखनी होगी, और 2-3 दिन देखना होगा कि ये संक्रमण का स्तर बढ़ तो नहीं रहा। अगर स्थिर भी हो गया है तो लॉकडाउन से बचने की बात रह सकती है, लेकिन अगर ये 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40 ये बढ़ते क्रम में रहेगा तो सरकार को नाइट कर्फ्यू के अलावा भी दूसरे विकल्पों पे विचार करना होगा। ये निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, लेकिन विचार हमको अवश्य करना होगा। ठीक है। गांवों में भी संक्रमण फैलने लगा है। छत्तीसगढ़ के कुछ गांवों से ये रिपोर्ट आई है। आपको लगता है कि ये ज्यादा चिंता की बात है? बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि स्पेनिश फ्लू, इन्फ्लुएंजा जिसे हम कहते हैं, विश्व में 100-110 साल पहले जब आया था, लाखों करोड़ों लोगों की उसमें मृत्यु भी हुई थी। उसमें भी क्रम यही था। पहला दौर जब आया तो शहरों तक सीमित था, दूसरा दौर आया तो बड़ी मात्रा में वो गांवों तक पहुंचा, और भयावह एक स्थिति उस समय बनी थी, आज से 100-110 साल पहले की। आज हम कहीं ज़्यादा सचेत हैं, कहीं ज़्यादा जागरूक हैं, संसाधन हमारे पास ज़्यादा है, विज्ञान हमारा, तकनीक उस समय से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है। तो ऐसी चिंता की बात मैं मानता हूं कि शायद ना आए, लेकिन गांवों में जाना ये एक संकेत हमारे लिए है कि एक संक्रमित शहरों से बचना, और बाहर से जो लोग आ रहे हैं, कल ही कलेक्टर जशपुर से मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि फरसाबहार में 16 लोग बाहर से आए थे अभी छुट्टी में, होली के समय जो मजदूरी का काम या दूसरा काम बाहर करते थे, और उस गांव में 16 लोग संक्रमित पाए गए। तो वो फरसाबहार को सील उन्होंने कर दिया, कंटेनमेंट जोन में ले लिया। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। एक दुर्ग में अभी बात आई कि एक गांव में 180 या 200, बेमेतरा दुर्ग में 180 या 200 लोग एक गांव में संक्रमित पाए गए। तो एक गांव में संक्रमित पाए जाना इतनी बड़ी मात्रा में इस बात का संकेत है। एक सवाल आपसे, चूंकि छत्तीसगढ़ में कोरोना पर काबू कैसे पाया जाए, स्वास्थ्य ढांचा कितना बेहतर हो, टीएस सिंह साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपके दिशा निर्देश में सारी चीजें वहां पर हो रही हैं। एक चीज आपसे, आपको लगता है कि लोग शायद ज्यादा लापरवाह हो गए हैं, ये एक बड़ी वजह है कि संक्रमण की रफ्तार कई गुना ज्यादा बढ़ गई है, या फिर लोगों की आदत में शामिल हो गया है, लोग कोरोना को लेकर यूज्ड टू हो गए हैं? मानव स्वभाव है कि वो अच्छे को देखता है। तो जब कोरोना का संक्रमण गिर रहा था उस समय उनके मन में ये बात आ गई कि नहीं, चलो अब हम बचे, कोरोना गया, घट रहा है, 1 से नीचे भी संक्रमण की स्थिति प्रतिशतता आ गई है, अब कोरोना लगता है कि चला जाएगा। और ऐसी ही परिस्थिति में हमसे कमी हो जाती है। जो वैज्ञानिक बार बार बोलते हैं कि जहां एक भी प्रकरण नहीं था, वहां से आज छत्तीसगढ़ 3,40,000 पार कर चुका है। जहां हमारे भारतवर्ष में एक भी प्रकरण कोरोना नहीं था, आज हम 1,20,00,000 तक हम पहुंच जा रहे हैं। तो
जीरो से अगर हम इस संख्या में पहुंच सकते हैं, तो अगर 1,00,000-1,50,000 भी देश में संक्रमित हैं और 10,000 भी, 5,000 भी और उस समय 2-3,000 भी प्रदेश में संक्रमित हैं, तो इससे संक्रमण कभी भी बढ़ सकता है। जीरो से हम अगर यहां तक पहुंचे हैं तो हजारों से तो हमारे आगे बढ़ने की पुनः संभावना बनी रहती है। तो आग्रह नागरिकों से यही है कि मत मानिए ऐसी बातों को कि कोरोना चला गया। कोरोना हमारे बीच में है, कई दिन तक रहेगा। इससे बचने के हमको हर संभव प्रयास करने, और हम कर सकते हैं। हम में वो क्षमता है, हम में वो सूझबूझ है, हम में वो समझदारी है। ये केवल घटते क्रम ने लगता है मुझे कि ऐसी मानसिकता पैदा कर दी कि अब तो गया, अब चला गया कोरोना। लेकिन नहीं, दूसरा दौर आ रहा है और देशों ने तीसरा दौर भी देखा है, चौथा दौर भी देखा है। तो ये सारी बातों को ध्यान में रख के आने वाले कई महीनों तक ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और जो बातें आपने कही टी.एस. सिंहदेव साहब, वो जाहिर सी बात है, वो बड़ी वाजिब बातें हैं कि जब संक्रमण की रफ्तार कम हुई तो लोग निश्चिंत हो गए, लोग लापरवाही करने लगे, और जिसका नतीजा हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, बलबीर सिंह जुड़ चुके हैं, जो कि पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ नेशन पर। पंजाब में पहले ही अधिकतर जगहों पर नाइट कर्फ्यू की बातचीत है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। क्या और कड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि जो संक्रमण की रफ्तार हाल फिलहाल में कई गुना ज्यादा बढ़ी है, उस पर लगाम लगाई जा सके? ऐसे है कि भी ये बात बिल्कुल सच्ची है कि जो लास्ट ईयर भी इन दिनों में बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था कोरोना, इस साल भी मार्च एंड ऑफ फरवरी से ये तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन उसमें थोड़ा एक बड़ी चिंता वाली बात यह है कि भी इस बार थोड़ा ज़्यादा सीवियर है, इसे डेथ ज़्यादा हो रही हैं, जो कि बड़ा एक परेशान करने वाला वो है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने, हमारे सीएम साहब ने बड़ा इनिशिएटिव लिया है कि जितने कोई प्रोटोकॉल सी गाइडलाइन सी सारी प्रॉपर वे के साथ उनको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और हमने बाकायदा अवेयरनेस ड्राइव भी उसको भी बड़ा फास्ट किया है। और तीसरा जो वैक्सीनेशन का काम है उसको भी हमने बाकायदा इतना डिसेंट्रलाइज कर दिया है कि भी जो हमारे सब सेंटर हैं, जहाँ हेल्थ बैलेंस सेंटर हैं, उनमें भी जो वैक्सीन है वो लगाई जा रही है। 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जो हमारे गांव के या दूसरे हमारे म्यूनसिपलिटियों के या डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनको सबको, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, उनको सबको हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप अपने जल्दी जल्दी वैक्सीन लगवाएं, ताकि हमारा जो पंजाब है या पंजाब के लोग हैं वो सेफ रह सके। ठीक है। और जो कल का आंकड़ा था वो काफ़ी डेथ का काफ़ी था, लेकिन दूसरी तरफ जो रिकवरी रेट भी हमारा काफ़ी अच्छा है। पर सैंपलिंग हमने काफ़ी बढ़ा दी है। कल 2 दिन तो होली के कारण छुट्टी करके थोड़ा कम रहा, लेकिन इससे पहले हम 40,000 को भी क्रॉस कर चुके हैं, सैंपलिंग और टेस्ट दोनों को। और भी फास्ट कर रहे हैं कि 50,000 तक लेके जाएं कि जब जल्दी हमारा जो पंजाब है पूरा उसको स्क्रीनिंग कर लें। और जो एरिए ज़्यादा जहाँ इन्फेक्टेड हैं वहाँ पे कंटेनमेंट जोन भी बना रखे हैं हमने। ठीक है बलबीर जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं, और साथ ही आगे इस पर भी आपसे चर्चा होगी कि क्या जो स्थिति बनती जा रही है या बिगड़ती जा रही है, हम यूं कहें, क्योंकि लोगों की लापरवाहियां बढ़ती जा रही हैं, क्या लॉकडाउन जैसी स्थिति आ सकती है और क्या ये कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है? साथ ही कल से 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनके भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो रही है। पंजाब सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, इस पर मैं आगे बातचीत करूंगा। पंकज हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, बहुत जल्द वापस लौटते हैं।